हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ जेआरएफ निशा इनसाइट्स। तो आज हम ना जो अपने 50 PYQ थे, जिनकी मैराथन चल रही थी अपनी, है ना। 50 PYQ से मैं आपको कॉन्सेप्ट करवा रही थी। उस वाली मैराथन में हम लाइव कर रहे थे तो नेटवर्क इशू हो गया था, क्योंकि यहाँ पर हमारे स्टॉर्म आ रहा था, है ना, तूफान आ रहा था, बारिश आंधी। उसकी वजह से नेटवर्क चला गया, तो अपनी जो वीडियो है बीच में ही रह गई थी। हम 50 PYQ करने वाले थे, उसमें से 26 हुए थे। दो हमने मैथ्स के स्किप किए थे, बाकी हम करने वाले थे कि नेटवर्क चला गया। तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं अभी। आपको मैंने बोला था सारे करवाऊंगी तो करवाऊंगी, ठीक है। तो मैं ये अब आगे करवाने लगी हूँ आपको, ठीक है। 27 PYQ पे आए थे हम, यहाँ से करना स्टार्ट कर रहे थे, तो अभी हम करना स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए 27 PYQ में क्या कह रहा है ये बोल रहा है कि कौन सा कॉन्ट्रेरी है एक दूसरे से ट्रेडिशनल स्केल ऑफ ऑपोजिशन के अकॉर्डिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर स्केल ऑफ ऑपोजिशन से 3 से 4 क्वेश्चन हर बार आते हैं, हर बार। मतलब एक शिफ्ट के पेपर में कम से कम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इसके होते हैं स्केल ऑफ ऑपोजिशन के, ठीक है। और जबकि लॉजिकल रीजनिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत बार 3 4 तो मैं बोल रही हूँ मिनिमम, कम 4 4 से 5 भी आते हैं, है ना। तो अपने को अच्छे से देखना है। अब मैंने आपको बाकी क्लासेस में भी बताया कि ऑल को हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। नो को हम क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं, ठीक है। और सम को क्या लिखते हैं हम, आई। और सम नोट को क्या लिखते हैं हम, सम नोट को लिखते हैं ओ, ठीक है। आई, ए, ई, आई, ओ। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे ए, ई, आई और ओ। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ। इनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं अल्टरेशन। अल्टरेशन, ठीक है। ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो सब अल्टरेशन, या फिर सुपर भी बोल देते हैं कई बार, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा होता है। कई बार सुपर बोल देते हैं क्योंकि ये क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो सुपर अल्ट्रेशन भी बोल देते हैं। नीचे नीचे वाली ही बात कर रहे हैं कि नीचे वाले को बताना है, तो सब अल्ट्रेशन भी बोल देते हैं। और इनके बीच में ऐसे जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रैरी, ठीक है, ऐसे। तो अभी समझ में आया आपको। मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आपको जब रिवाइज करना हो तो प्रॉब्लम ना हो। रुको, यहाँ पे लिख देती हूँ ए, ई, आई, ओ। इनके बीच का रिलेशन क्या हो गया, अल्टरेशन। इनके बीच का क्या रिलेशन हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी। इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रैरी, ठीक है। आया समझ में, 1 2 3। ठीक है। यहाँ पर भी अल्ट्रेशन, इसको हम सुपर भी बोल सकते हैं, सुपर अल्ट्रेशन या सब अल्ट्रेशन। अब इसमें क्या बोला है, कॉन्ट्रैरी बोला है। कॉन्ट्रैरी कौन कौन सा होता है, अब आपको पता है कॉन्ट्रैरी किसके बीच में रिलेशन होता है। अभी देखो नीचे वाला, ऊपर वाला तो कॉन्ट्रैरी हो गया, ऑल और नो। और जो सम और सम नोट है वो क्या हो जाएगा, सब कॉन्ट्रैरी। सब यानी कि छोटा, कॉन्ट्रैरी, ठीक है। देखो बड़ा जो है कॉन्ट्रैरी, बड़े से छोटा क्या होता है, सब कॉन्ट्रैरी। अब बड़ा छोटा का क्या सीन है ये भी बता देती हूँ। ऑल को हम ऐसे याद कर लो आप, ऑल को हम बोलते हैं 100, नो को भी बोलते हैं 100। यानी कि मैं बोलूँ कि ऑल स्टूडेंट, या मैं बोलूँ कि ऑल PYQ। ऑल PYQ के मतलब कि 50 के 50 PYQ, इसमें से एक भी स्किप नहीं होएगा। ऑल बोल दिया यानी कि सारा, है ना। ऑल मतलब कि सारा का सारा। मैं कहूँगी ऑल रोटी मेरी है, तो यानी कि पूरी की पूरी रोटी मेरी है, ठीक है, तो वो 100% है। मैं बोलूँगी नो, मेरे को ये काम नहीं करना, या फिर मेरा JRF नहीं हुआ, नो। तो नो का मीन्स होता है नो। ऐसे नहीं कहेंगे आधा JRF हो गया आधा नहीं हुआ, है ना। नो, अगर कोई लड़की ना बोलती है तो उसका मतलब क्या होता है, नो मीन्स नो होता है। ऐसे नहीं बोलेंगे ना का मतलब हाँ होता है, नहीं, ये गलत बात है। अगर कोई ना बोलता है उसका मतलब 100% ना, ठीक है। तो वो भी 100% हो गया। लेकिन हम बोल रहे हैं कि सम, मैंने ना, सम का मतलब क्या होता है, कुछ। सम का मतलब होता है कुछ, है ना। तो हम बोलेंगे मैंने कुछ रोटी खा ली, कुछ कुछ रोटी खा ली। तो इसका मतलब यानी कि पूरी रोटी नहीं खाई मैंने, आधी रोटी खाई है, कुछ यानी कि अभी भी कुछ रिमेनिंग है। तो ये क्या होता है, 50% होता है। तो इसको हम 50 बोलेंगे। हम बोलेंगे मैंने कुछ रोटी नहीं खाई, इट मीन्स कुछ खा ली, तो यहाँ पर भी कुछ बचा हुआ है यानी कि 50।
ठीक है। तो आप देखो ज्यादा 100 ये दो है, ये बड़े बड़े हैं, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, कॉन्ट्रेरी का हो गया, कॉन्ट्रेरी। इसको सुपर कॉन्ट्रेरी भी बोल देते हैं, सुपर, सुपर यानी कि बड़ा, और सब क्या होता है, सब मतलब कि छोटा, तो इनके बीच का रिलेशन क्या हो गया, सब कॉन्ट्रेरी। ठीक है, आया समझ में, सुपर कॉन्ट्रेरी सब कॉन्ट्रेरी। और ये क्या होता है, सुपर, क्योंकि ये 100 है इसलिए सुपर, और ये क्या हो गया, ये 50 इसलिए सब, है ना, सब अल्ट्रेशन। अब आया समझ में। ए को हम क्या लिखते हैं, ऑल, इसको क्या लिखते हैं, नो, इसको क्या लिखते हैं, सम नॉट, और इसको क्या लिखते हैं, सम। आया ना समझ में। अब देखो इसमें बोल रहा है कॉन्ट्रैरी कौन से होते हैं, अब देखो कॉन्ट्रैरी इसमें, अब ऑल का क्या लिखते हैं, ऑल प्लांट्स आर ऑक्सीजन, ऑल्स का मतलब यहाँ पे क्या है, ए है। सम प्लांट ऑक्सीजन, सम को क्या लिखते हैं, आई। सम प्लांट नॉट, सम नॉट क्या मतलब, ओ। नो प्लांट्स ऑक्सीजन यानी कि ई। अब इसमें देखो कॉन्ट्रैरी का रिलेशनशिप किस में बन रहा है, ये और ये, ए और ई, इन दोनों में बन रहा है। तो ए और ई किस में है, ए और ई ऑप्शन में ही नहीं है ना, ए ई तो ऑप्शन में, सॉरी ये डी है, सॉरी माय मिस्टेक, ये है ए और डी, यानी कि ए और डी कहाँ पे, ये रहा, ये हो गया अपना आंसर, सेकंड आंसर। ठीक है, ए और डी 27 का, यानी कि सेकंड आंसर। आया समझ में आपको। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देती हूँ, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अभी दिख रहा है ना, और अब दिख रहा है, ठीक है। इसको जूम आउट करके दिखाती हूँ, ये मैंने लिख दिया आपके लिए, ये आप बाद में कर सकते हो, देख सकते हो अच्छे से। ओके, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं 28 क्वेश्चन पे। मैं देख लेती हूँ आपको सही दिख रहा है नहीं दिख रहा, बार बार चेक करना पड़ता है ना मेरे को कि कहीं पे विजिबल ना हो और मैं पढ़ा रही हूँ। 28 देखिए, अभी आपको समझ आ चुका है ना, आप ये क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। अब यहाँ से भी बहुत आते हैं, कौन से, लॉजिकली इक्विवेलिएंट है, मतलब मैं बताऊँ ना, आप पीवाई क्यू उठा के देखोगे ना, उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग के 6 से 7 क्वेश्चन पक्के होते हैं, 6 से 7, उसमें से 4 से 5 तो अपने यही होते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, या तो इक्विवेलिएंट पूछ लेगा, या फिर सुपर, ये तो पूछता है स्केयर ऑफ ऑपोजिशन के। तो इक्विवेलिएंट मतलब कि बराबर, इक्वल होना, इक्वल कौन कौन से इसमें। अब मैंने बताया, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपकी सुविधा के लिए, ऑल को हम ए लिखते हैं, एन नो जहां पर भी आ जाए वहां पर ई, सम का मतलब आई, और सम नोट जहां पर आ जाए उसको हम मानेंगे ओ। और अगर ऐसे आ जाए ऑल नोट या ऑल नोट आ जाए, ऑल नोट को हम क्या ट्रीट करेंगे, नो, क्योंकि नोट है और ऑल है। अब आपको पता है, देखो ऑल का मतलब 100% होता है, ऑल नोट का मतलब यानी कि नो, पूरा पूरा 100%। सम नोट आ जाए तो आपको पता ही है वो तो, ठीक है, ऑल नोट का पता है। फिर अगर ऐसे आ जाए सम नोट नॉन, ये क्वेश्चन बहुत आते पेपर में नोट नॉन के, तो देखो 1 सेकेंड, ये बहुत आते पेपर में, सम नॉट नॉन, दो बार नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा, तो इसको हम क्या मानेंगे, आई मानेंगे। ऐसे ही बोल दे ऑल नॉट नॉन, ठीक है, तो नोट से नॉन कट जाएगा, ए का क्या आ जाएगा, ई, ए। अगर ऐसे आ जाए नो नॉट नॉन, है ना, नोट से नोट गया तो ये ई आ जाएगा। अगर आ जाए नो नॉन नोट ए बी वगैरह, है ना, और ये तो मैंने बताई दिया ऊपर, इसकी जगह ऑल कर देंगे, ये भी आपको बता दिया। हाँ ये तो हो ही गया, अब समझ में आ गया ना, जहाँ पे नोट नॉन हो वहां से कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है ये, नो ए लाइन आर हार्बीवियर, नो का क्या होता है, ई, नो हार्बीवियर आर एनिमल, ई, ऑल लोइन आर नॉट हार्बीवियर, ऑल नॉन का मतलब क्या होता है, ई, है ना, ऑल आ गया और नॉन आ गया, तो हम क्या देखेंगे, इसकी क्वांटिटी 100 है तो 100 वाला 100 में ही कन्वर्ट होएगा ना, 100 वाला 100 में ही आएगा, इसको चेंज करना होता है ना। ऑल नॉन हर्बीवियर आर नॉन लायन, देखो 2 बार नॉन आया, एक नॉन से एक नॉन कट गया, बच गया क्या, ए, ऑल, ऑल बच गया। ऑल को हम क्या लिखते हैं, ऑल को हम लिखते हैं ए, तो इट मीन्स ए आ गया। तो अब बताओ कौन कौन सा मैचिंग है, कौन कौन सा इक्वल है, फर्स्ट भी ई है, सेकंड भी ई है, थर्ड भी ई है, तो अपना आंसर हो गया ए बी और सी।
ठीक है, ए बी और सी 28 का आ गया ना आंसर। बिल्कुल इजी है ना, बिल्कुल भी टफ नहीं है ना। देखो कितना इजी है, सिर्फ आपको कन्वर्ट करना है ई में आई में। बस आपको इतना पता चल गया ना कि ऑल को क्या कहते हैं, नो को क्या कहते हैं, सम को क्या कहते हैं और सम नॉट को क्या कहते हैं। बस इससे आपका सारा क्लियर है। ए ई आई ओ है ना, ये वोवल होते हैं ना, ए ई आई ओ, बस वही तो है। इन चारों को याद करना, नोट से नॉन कट जाएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी है। फिर हम देखते हैं 29 क्वेश्चन। साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी करवा रही हूँ, है ना। मैंने इसका क्लास का नाम क्या लिखा है कि 50 टॉप पीवाईक्यू है, जिसके थ्रू पीवाईक्यू के थ्रू मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाऊंगी जो कि एग्जाम में आएंगे, है ना। मैंने ये रखा है ना क्लास का नाम, और वही चीज करवा रही हूँ मैं। आपको पता है, मैं बार बार बता रही हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो हर एक वो मैं आपके लिए ना वही पीवाईक्यू लेके आई हूँ, जिससे आपको मेन कॉन्सेप्ट पता चले, वो कॉन्सेप्ट पता चले जो कि एग्जाम में आते हैं, है ना। तो यहाँ से आपको पता है लॉजिकल रीजनिंग का जितने जो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं स्केयर ऑफ ऑपोजिशन से, वो सारे आगे, इक्विवेलेंट वाले आगे, है ना। तो यहाँ पे मेन पोर्शन लॉजिकल रीजनिंग का पता कौन सा होता है, यही होता है, इक्विवेलेंट बताओ, कॉन्ट्ररी बताओ, स्केयर ऑफ ऑपोजिशन से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। 3-4 तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ, 5-6 क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी कर लोगे, है ना। इसलिए अगर मैं अलग अलग क्लास लेती तो इतना नहीं हो पाता, लेकिन इस एक क्लास में ही सारे कॉन्सेप्ट हो रहे अपने। देखो ये स्टेटमेंट कहती है नो लोयन आर हार्बीवियर एनिमल। जब भी आपको नो ऑल ऐसे कुछ कहना तो आप इसको ऐसे लिख लेना, ए ई आई और ओ, ठीक है, ऐसे लिखना आपको ये शेप में। नो लोयन हार्बीवियर एनिमल इज गिवन ट्रू। अगर नो किसको बोलते हैं, ई को बोलते हैं। ये अगर ट्रू है तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इमीडिएटली इन्फर टू ट्रू, यानी कि फिर इसके बाद में कौन ट्रू होगा, है ना। कौन इमीडिएटली मतलब तुरंत कौन ट्रू होगा। तो अब इसका भी फॉर्मूला है, सॉरी फॉर्मूला नहीं, रूल है। अब ये भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोल रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से पेपर में मैं बोल रही हूँ ना, लॉजिकल रीजनिंग में स्केयर ऑफ ऑपोजिशन है, ये स्केयर ऑफ ऑपोजिशन में आते हैं, इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बार बार बोल रही हूँ ये बात मैं, आप जब एग्जाम करने बैठोगे ना तो आप याद करोगे मेरे को कि हाँ निशा मैम ने मेरे को बोला था कि भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और सच्ची में आए हुए हैं, और आपने मेरी क्लास ढंग से देखी है तो आप अटेम्प्ट आराम से कर पाओगे। भले ही मैंने आपको कंप्लीट कोर्स लॉजिकल रीजनिंग का नहीं करवाया, बट इतने अच्छे कॉन्सेप्ट करवा दिए ना अभी क्वेश्चन के थ्रू भी, वैसे भी, तो आप यहाँ से अगर ये समझ लिया तो इसलिए अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो और प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ठीक है, करके देखना। अब ये बोला है नो आपको ट्रू दिया हुआ है, तो अपने पास फॉर्मूलेज होते हैं, रूल, सॉरी रूल, ये मैं लिखती हूँ आपके लिए, ठीक है। एक रूल होता है अपने पास ट्रूथ डाउनवर्ड, लिख देती हूँ यहाँ पे, ट्रूथ डाउनवर्ड, फॉल्स अपवर्ड, फॉल्स अपवर्ड। रुको मैं इसको ना सही से लिख देती हूँ, ट्रूथ डाउनवर्ड यानी कि सच्चाई हमेशा नीचे चलती है, फॉल्स यानी कि गलत, वो कहाँ चलता है, अपवर्ड, ऊपर की ओर। अगर कोई चीज ट्रू होएगी ना, अगर ऊपर कोई चीज ट्रू है, ऊपर कोई चीज सही है, तो हम अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो वो नीचे वाली चीज सही होगी। लेकिन अगर नीचे कोई चीज फॉल्स है यानी कि गलत है, तो अगर हम ऊपर भी जाएंगे ना तो ऊपर भी क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है, देखो अगर ऊपर ट्रू दिया हुआ है, कोई सिचुएशन ट्रू दी हुई है, तो अगर हम नीचे जाएंगे ना ऐसे, तो नीचे वाली सिचुएशन भी ट्रू होगी। लेकिन अगर फॉल्स नीचे है ना, फॉल्स क्या है, नीचे, तो अगर हम ऊपर जाएंगे ना, ऊपर वाली सिचुएशन में, ऊपर वाले पॉइंट पे भी फॉल्स होएगा। यार है समझ में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए आई, यहाँ पे ए आई होता है, अब ए अपने को दिया हुआ है ट्रू, तो अब इसके नीचे जाएंगे ना, आई तक जाएंगे, आई तक जाएंगे तो ऊपर ट्रू है, तो अपना रूल क्या कहता है, ट्रूथ डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे वाला भी क्या होएगा, ट्रू होएगा, ठीक है। लेकिन रूल तो अपना है ट्रूथ डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाते हैं तो ट्रू होएगा। लेकिन मान लो यहाँ पर ये दिया हो, नीचे वाला ट्रू दिया हो, है ना, तो क्या आप ऐसे कर सकते हो, ट्रू को अपवर्ड, नीचे ट्रू है तो आपको 100% क्या श्योर हो आप कि ऊपर ट्रू ही आएगा। रूल क्या कहता है, रूल कहता है सिर्फ आप नीचे से ऊपर जाओगे ना तो आप 100% श्योर हो कि ट्रू ही आएगा। लेकिन फॉल्स
अगर नीचे फॉल्स हो और ऊपर आप जाओगे तो हम श्योर नहीं है, हमें नहीं पता ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डाउटफुल आ जाएगा, डाउटफुल, जिसको हम अनडेटरमाइंड भी बोलते हैं। यूडी लिख देती हूँ, अनडेटरमाइंड मतलब अनिर्धारित, निर्धारित नहीं है। इसको मैं एक खाली पेज पे बताती हूँ, रुको। ये मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, यहाँ पे आप देख लेना। स्केयर ऑफ ऑपोजिशन समझा ही देती हूँ उसके बाद में, या फिर स्केयर ऑफ ऑपोजिशन में अलग से समझा दूंगी आपको क्लास में, ठीक है। स्केयर ऑफ ऑपोजिशन में अलग क्लास में समझा दूंगी, अभी तो इसमें ही समझ लो जितना बताया। देखो, ट्रूथ डाउनवर्ड बता दिया मैंने, या फिर बता ही देती हूँ, फिर आज की क्लास के साथ में ही आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी ना, स्केयर ऑफ ऑपोजिशन। अदरवाइज बोलोगे बताया नहीं बताया नहीं बताया नहीं। देखो, यहाँ पे आज आपको मैं स्केयर ऑफ ऑपोजिशन सिखाई देती हूँ। स्केयर ऑफ ऑपोजिशन, क्योंकि पी वाई क्यू के साथ कंसेप्ट की क्लास है तो मैं बता ही देती हूँ। देखो, सबसे पहले ऑल को आप क्या लिखोगे, ए। नो को क्या लिखोगे, ई। आई को क्या लिखोगे, सॉरी सम नोट को, सम नोट को क्या लिखोगे, सम नोट को आई, और सम को क्या लिखोगे, ओ। ठीक है, या मैं सीक्वेंस वाइज लिख देती हूँ उसको, आपकी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आएगा सम आई, सम नॉट ओ, ठीक है। ए ई आई ओ ऐसे याद करना है। यहाँ पर हमेशा आप ओ ए लिखोगे, फिर यहाँ पे ई, फिर आई, फिर ओ। इतना समझ में आया। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, पहले ही यहाँ पे समझाना चाहिए था, डबल डबल नहीं होता, कोई बात नहीं। देखो, अब ऑल, अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं ना मेरे को, ए लिख सकती हूँ, अब तो समझ आ गया। ए ई आई ओ, इन दोनों के बीच रिलेशन कौन सा होता है, ये अभी समझाया मैंने आपको। इनके बीच में होता है कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी। इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में भी कौन सा आएगा, आई और ई के बीच में, इसके बीच में भी कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। पहले आपको मैं रिलेशन बताती हूँ, उसके बाद बाकी चीजें बताऊंगी। फिर अब वो नीचे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ए से आई की तरफ आएंगे तो वो क्या होता है, सुपर अल्ट्रेशन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं, है ना। सब भी बोल देते हैं इसको, सब अल्ट्रेशन, सब अल्ट्रेशन, ठीक है। सुपर भी बोल देते हैं और सब भी बोल देते हैं, यहाँ से बोलो तो सब अल्ट्रेशन भी, ठीक है। इसको सब बोलेंगे, इसको सुपर बोलते हैं। इतना समझ में आया। देन उसके बाद में इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी, क्योंकि दोनों छोटे छोटे हैं। ए और इसके बीच में क्या रिलेशन होएगा, ए और ई के बीच में, मैं इधर इसको कर देती हूँ, ठीक है। इसको बोलेंगे सुपर कॉन्ट्रेरी। वन सेकेंड, कॉन्ट्रेरी, ठीक है। आया समझ में, इतना तो आपको पता चल गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, ए ई आई और ओ। अब आपको ये पता चल गया इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप है। तो कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है, विरोधाभास। विरोधाभास मतलब कि अगर ए ट्रू होगा ना, ए सच होगा, तो इसके अपोजिट वाला, इसके अपोजिट कौन होएगा, इसके विरुद्ध कौन होएगा, ओ, है ना। ये ऐसे बनेगा ना, क्रॉस का साइन, क्रॉस का साइन, यानी कि ये अगर ट्रू है तो ये हमेशा फॉल्स ही होगा, ये 100% श्योर है, ठीक है। अगर ये मान लो फॉल्स है, गलत है, तो इसका अपोजिट कौन होया, आई हुआ, है ना। तो अगर ये गलत है ना तो ये हमेशा ही सही होएगा। ये रिलेशन है, ये क्या है, ये रूल है। ये रूल क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल। ये भी पेपर में आता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल क्या होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी रूल, ठीक है। ये मैंने बता दिया कॉन्ट्राडिक्टरी रूल, इसको हम बोलते हैं विरोधाभास, विरोधाभास, कि अगर ए ट्रू है, ए ट्रू है तो पक्का पक्का श्योर है ओ फॉल्स ही होगा,
ठीक है, पक्का पक्का पता है हमें, अगर ये ट्रू है तो इससे अपोजिट वाला फॉल्स ही होगा। अगर ये फॉल्स है ना, ये फॉल्स है, तो हमें पक्का पता है इससे अपोजिट वाला क्या होगा, ट्रू ही होगा, ऐसे। ठीक है, ये रूल है। और अगर ए मान लो फॉल्स है तो ओ भी ट्रू होगा। इतना समझ में आया, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। रूल नंबर 2 करते हैं हम। टू कौन सा करते हैं, फिर करते हैं हम सुपर या फिर अल्ट्रेशन का। अल्ट्रेशन अभी आपको समझाया था ना, वो कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल था। अब ये ए, ई, आई और ओ, ये होता है सुपर अल्ट्रेशन। ये तो अभी आपको बताया मैंने, सुपर अल्ट्रेशन या अल्ट्रेशन, अल्टरेशन। इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है ट्रूथ डाउनवर्ड, ट्रूथ डाउनवर्ड, यानी कि ऊपर अगर ट्रू है तो नीचे हमेशा ऑलवेज क्या होगा, ट्रू ही होगा। ठीक है, और अगर ऊपर ट्रू है तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऑलवेज ट्रू ही होगा। लेकिन अगर नीचे ट्रू है, अगर नीचे ट्रू है तो ऊपर क्या होएगा, ऊपर होएगा अनडेटरमाइंड, है ना, अनडेटरमाइंड, यानी कि यूडी या फिर डाउटफुल। हमें डाउट है, पता नहीं यहाँ पे ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, क्योंकि रूल तो सिर्फ ट्रूथ डाउनवर्ड का है, नीचे आने का है, ऊपर आने का तो नहीं है ना, तो यहाँ पे डाउटफुल हो जाएगा। ये समझ में आया आपको। फिर सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल अपने को बोलता है कि फॉल्स अपवर्ड, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, फॉल्स है वो अपवर्ड होता है, ऑलवेज फॉल्स। यानी कि अगर नीचे फॉल्स है, गलत है, तो नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे ना तो हमेशा ही फॉल्स आएगा, हमेशा ही फॉल्स आएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, फॉल्स अपवर्ड, फॉल्स अपवर्ड, ऊपर की ओर। ये दो रूल है, ये रूल नंबर 1 था। आया समझ में। अब यहाँ पर अगर आ जाए, यहाँ पर फॉल्स दे दे अपने को और फॉल्स नीचे की तरफ आने लग जाए, तो क्या ये रूल है कि फॉल्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर, नहीं है ना, तो यहाँ पर अनडेटरमाइन आ जाएगा, अनिर्धारित यानी कि डाउटफुल, है ना। अनडेटरमाइन भी बोल सकते हैं, डाउटफुल भी बोल सकते हैं, ये रहा रूल। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, कौन सा रूल है ये, अल्टरेशन रूल, अल्टरेशन रूल, कि ट्रुथ तो डाउनवर्ड होएगा हमेशा, ट्रुथ डाउनवर्ड, और फॉल्स अपवर्ड, ऊपर की ओर। और अदर देन, इसके अलावा कुछ आ गया, अदर देन मान लो ट्रुथ अपवर्ड आ गया, अपवर्ड, तो क्या करोगे आप, तो आप करोगे डाउटफुल है। फिर अगर आ गया फॉल्स डाउनवर्ड, है ना, तो क्या करोगे, डाउटफुल। ये समझ में आ गया ना अच्छे से। थर्ड कंसेप्ट करते हैं। थर्ड अपने पास कौन सा रूल है, थर्ड रूल है कॉन्ट्राडिक्टरी का, हो गया अपना, अल्टरेशन का हो गया। कॉन्ट्रैरी का करते हैं, कॉन्ट्रैरी। कौन सा कॉन्ट्रैरी, सुपर वाला कॉन्ट्रैरी। ठीक है, अगर नॉर्मल कॉन्ट्रैरी बोले ना आपको, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा वाला है। सुपर कॉन्ट्रैरी कौन सा होता है, ए वाला, ऑल वाला। ठीक है, और नॉर्मल बोले तो वो क्वेश्चन में दिया होगा कि कौन सा बोले। इसका रूल होता है, मैं पहले लिख देती हूँ, कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, both cannot be true together but can be false together। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं जैसे ए और ई है, ये दोनों कभी भी ट्रू नहीं हो सकते। अगर एक ट्रू होएगा ना तो दूसरा फॉल्स ही होगा। ठीक है, एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स ही होगा, 100% श्योर है। क्योंकि इसमें क्या बोला है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते, दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते। इट मीन्स कि एक ट्रू है तो दूसरा कौन सा होगा, फॉल्स। अगर हमें इतना पता है कि ये ट्रू है तो अब 100% श्योर है कि दूसरा फॉल्स ही होगा। क्यों, क्योंकि रूल ये है कि दोनों कभी सच नहीं हो सकते, है ना, दोनों कभी सच नहीं हो सकते, ये रूल है। और एक मुझे पता है कि सच बोल रहा है, इट मीन्स दूसरा क्या है, झूठ बोल रहा है। ये समझ में आया। लेकिन ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बट कैन बी फॉल्स टुगेदर, लेकिन झूठे दोनों एक साथ हो सकते हैं, दोनों गलत एक साथ हो सकते हैं। तो आप क्या करोगे, अगर यहाँ पर ट्रू की जगह मान लो फॉल्स दिया होता,
फॉल्स। तो आपको पता है रूल में इतना बोला है कि दोनों ना ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन दोनों फॉल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर फॉल्स होगा तो आप क्या 100% कह सकते हो कि यहाँ पे ट्रू ही होगा या यहाँ पर फॉल्स ही होगा? आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बोथ फॉल्स हो सकते हैं, दोनों गलत हो सकते हैं, दोनों झूठ बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ट्रू हो, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि फॉल्स हो। तो यहाँ पर हम दोनों कंफ्यूज है ना? कंफ्यूज है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जब भी आ जाए कि फॉल्स टुगेदर तो आप लिखोगे डाउटफुल है। डाउट हो रखा है मेरे को कि ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, लेकिन मेरे को इतना पता है कि दोनों ट्रू नहीं हो सकते। तो जहां पर ट्रू है ना तो मैं 100% श्योर कह सकती हूँ कि फॉल्स आएगा, लेकिन जहां पर अगर फॉल्स हुआ ना, गलत हुआ, तो मैं नहीं बता सकती कि सही आएगा या गलत आएगा, तो डाउटफुल लिख देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? ये तो था सुपर कॉन्ट्रैरी का, यानी कि ए और ई का, ए और ई का। ठीक है, अब हम देखते हैं आई और ओ का, आई और ओ का। इसको क्या बोलते हैं? सुपर कॉन्ट्रैरी, सुपर कॉन्ट्रैरी। इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल कहता है बोथ कांट, मैं सही लिख देती हूँ कांट की जगह, समझ आ जाएगा, कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। टुगेदर मतलब एक साथ, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, बट कैन बी ट्रू टुगेदर। मतलब दोनों एक साथ गलत नहीं होंगे लेकिन सच हो सकते हैं। इट मीन्स अगर आपका ये फॉल्स है तो आप 100% श्योर होंगे कि यहाँ पर ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि रूल में बोला है कि दोनों गलत नहीं हो सकते, एक गलत है तो दूसरा सच ही बोलेगा, दूसरा सही ही होगा। ठीक है, ये रूल है आपका। लेकिन अगर यहाँ पे हो जाता कि ट्रू, ये ट्रू है, ठीक है, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी होती है कि ये फॉल्स भी हो सकता है, ये ट्रू भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आप हो जाते हैं? डाउटफुल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप डाउटफुल हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, इसलिए हमें पता है कि 100% ट्रू ही आना है, लेकिन ट्रू दिया हो तो हम डाउटफुल हो जाएंगे। ओके, ये समझ आया? अब मैंने आपको ट्रूथ डाउनवर्ड ये सब चीज़ समझा दी है। तो ये स्केयर ऑफ ऑपोजिशन का रूल है। अब हम देखते हैं, इस पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या पूछा है। अब आपसे क्वेश्चन आई होप कि अच्छे से समझ आके हो जाए। हम्म, हाँ, अब आपसे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, मैंने आपको सिखा दिया। देखो क्या बोलता है, नो लाइन आर गिवन ट्रू, ए ई आई ओ। नो मतलब ये, अगर ये ट्रू दिया हुआ है तो इसके ऑपोजिट वाला क्या होगा? हमेशा फॉल्स होएगा। ये अभी मैंने बताया था ना आपको रूल में, पीछे वाली स्लाइड में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू, अब ट्रू बताना है। अब आपको पता है नीचे ट्रूथ डाउनवर्ड वाला अपना क्या होता है? रूल होता है, यानी कि अगर ट्रू ऊपर है और नीचे भी जाएंगे तो क्या होएगा? ट्रू होएगा। ठीक है, और अगर ये ट्रू है तो इससे अपोजिट वाला क्या होएगा? फॉल्स होएगा, है ना? और हम दूसरे फॉर्मूले से जाए कि फॉल्स अपवर्ड होता है, यानी कि ये नीचे फॉल्स है, ऊपर भी जाएंगे तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अब ट्रू देखो किसमें? ई में है और सम नोट में है। तो देखो ई यानी कि नो, नो वाला कोई है नहीं है। सम लाइन आर नोट है, सम नोट ये है ओ, है ना? तो इसमें कौन सा आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ, ये आंसर हो जाएगा सम नोट, है ना? बिल्कुल इसी था ना। इस छोटे से कंसेप्ट के लिए अपने को कितना करना पड़ा इस एक छोटे से क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पूरा का पूरा लॉजिकल रीजनिंग का कंसेप्ट समझा दिया, है ना? लॉजिकल रीजनिंग का पूरा पूरा कंसेप्ट समझा दिया एक छोटे से कंसेप्ट के लिए बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट था, छोटा सा पीवाईक्यू। उसके कारण आज हमने पूरा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ लिया। अब देखो ये इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन है, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इन्फेरेंस, कौन सा अनुमान है वो मिडिल टर्म में बहुत पॉजिटिवली नेगेटिवली रिलेटेड होता है, मेजर टर्म एज पर क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, भारतीय शरक शास्त्रीय तर्क मत के अनुसार किस अनुमान में मध्य पद सकारात्मक नकारात्मक दोनों रूप से मुख्य पद से संबंधित होते हैं? आया कुछ समझ में कि कौन सा ऐसा इन्फेरेंस है जिसमें जो मिडल टर्म होगी ना, मिडल टर्म, मिडल टर्म वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों रूप से किससे रिलेटेड होगी? मेजर टर्म से, मेजर टर्म से। ठीक है, ये पूछा है। देखो मिडल टर्म है पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से दोनों रूप से मेजर टर्म से, कहाँ पर क्या होगी?
कहाँ पर रिलेटेड होएगी, कौन से अनुमान में, केवल केवल व्याय तरीके में, केवल अन्वय तरीके में, अन्वय तरीके में, या सत प्रतिपक्षा में, बताइए मेरे को। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, अन्वय व तरीके, अन्वय व तरीके। अब यहाँ पे मैं समझाती हूँ आपको अन्वय व तरीके क्या होता है, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट लेके आई थी आपके लिए, ताकि आपको इंडियन लॉजिक भी करवा पाऊँ, है ना, क्योंकि ये आता पेपर में। देखो अन्वय व तरीके क्या कहता है, व्हेन द मिडिल टर्म इज एन इन्फ्रेंस। अब देखो ये पेपर में यही लाइन सेम लिखी हुई थी ना, अब ये चीज देखो, मैंने आपको बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है ना, तो सेम ही लाइन ही उठा के दे दी एनटीए ने, जो मैंने यहाँ पे दिखी है मेरे इस टॉपिक में। आप देखो सेम लाइन है ना, व्हेन द मिडिल टर्म इनफेरेंस है, बोथ पॉजिटिवली नेगेटिवली रिलेटेड है किससे, मेजर टर्म से, यानी कि मेजर टर्म से पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से मिडिल टर्म जब रिलेट करेगी ना, तब उसको क्या बोलेंगे, अन्वय व तरीके बोलेंगे। सेम इसमें बोला था, ये रहा, ठीक है। इन इट देर आर ए व्याप्ति और यूनिवर्सल रिलेशन बिटवीन दी हेतु और साध्या। यहाँ पे क्या होता है, व्याप्ति होती है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है हेतु के बीच में और साध्या के बीच में। हेतु क्या होता है, रीजन, साध्या, हेतु और साध्या, हेतु और साध्या, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में व्याप्ति होती है, व्याप्ति, है ना। तब व्याप्ति यानी कि प्रेजेंस, रिस्पेक्ट ऑफ बोथ देयर प्रेजेंस एब्सेंस, यानी कि प्रेजेंस होएगी और एब्सेंस होएगी दोनों, तब क्या आ जाएगा, अन्वय व्यतिरिकी। अब ये तो इंडियन लॉजिक का पूरा कंसेप्ट करवाऊंगी मैं आपको, पूरा कोर्स करवाऊंगी, तब आपको ज्यादा क्लियर होएगा पूरा कोर्स। अगर जिन बच्चे को मैं मान के चल रही हूँ कि आपको इंडियन लॉजिक का थोड़ा सा नॉलेज है, आपको इंडियन लॉजिक की थोड़ी सी नॉलेज है, ये मान के चल रही हूँ मैं आपको कि व्याप्ति क्या होती है ना, साध्या क्या होती है, पक्षा क्या होती है, ये सब आपको पता है, ये मान के चल रही हूँ मैं, ठीक है। मैं मेरी एंड से करवाऊंगी तब आपको एक एक चीज करवा दूंगी, अभी इतना टाइम नहीं है ना, अभी तो आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए मेजर माइनर क्या होता है, क्योंकि पेपर के 30 ही दिन बचे हैं, है ना। देखो ये कहता है कॉन्टेक्स्ट है क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक का, वहां पर मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म पॉजिटिवली नेगेटिवली रिलेटेड होती है मेजर टर्म से, इसको हम अनवाय व्यतिरिक्त इन्फ्लुएंस कहते हैं। अब ये डेफिनेशन ध्यान में रख लेना, आपको मैंने इतनी बार इसकी एक्सप्लेनेशन करवा दी, अब एग्जाम में आ भी जाएगी तो भी आप कर पाओगे, है ना। पॉजिटिवली नेगेटिवली रिलेटेड होती है तो अनवाय व्यतिरिक्त होता है। इस इन्फ्लुएंस में क्या होता है, एक यूनिवर्सल रिलेशन होता है। अब देखो व्याप्ति का मतलब पता चल गया ना, यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि दो दो टर्म्स के बीच में, दो टर्म्स के बीच में अगर सार्वभौमिक रिलेशन हो, यूनिवर्सल रिलेशन हो, तो उसको व्याप्ति बोलेंगे। व्हेन दी हेतु, हेतु का मतलब क्या होता है, मिडल टर्म, ठीक है। व्याप्ति क्या होती है, यूनिवर्सल रिलेशन, यहाँ पर बता दिया मैंने आपको। व्याप्ति क्या होती है, किसी चीज के बारे में यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। किसी को अगर ना भी पता था व्याप्ति क्या होती है तो मैंने अभी यहाँ पे बता दिया, ठीक है। हेतु अगर नहीं पता था किसी को तो वो हेतु भी मैंने बता दिया कि मिडल टर्म को बोलते हैं हेतु, ठीक है। साध्या किसको बोलते हैं, साध्या बोलते हैं मेजर टर्म को, साध्या इसको बोलते हैं मेजर टर्म को, ठीक है। तो अब मिडिल टर्म है वो किससे रिलेटेड होगी, साध्या से रिलेटेड होगी। प्रेजेंस, इन देयर प्रेजेंस एंड एब्सेंस, प्रेजेंस में भी एब्सेंस में। तो न्याय फिलोसफी ने क्या कहा है, अनुमाना को एक्वायर्ड नॉलेज। अब इतना पता चल गया ना कि मेजर टर्म, मेजर को क्या बोलते हैं हम, साध्या। बार बार लिख रही हूँ तो आपको अभी यहीं पे याद हो जाएगा, मेजर टर्म साध्या, और जो व्याप्ति है वो रिलेशनशिप होता है ना। हेतु का मतलब मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म दोनों मेजर टर्म से दोनों रूप में क्या होगी, रिलेटेड होगी, तब उसको अन्याय व्यतिरिक्त बोलेंगे। अब अगर हमें डीप नॉलेज लेनी है इसकी तो हम देख लेते हैं अन्वय व्यतिरिक्त में क्या क्या होता है। एक तो होता है अन्वय, अन्वय का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव प्रेजेंस मिडिल टर्म इन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर ना पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट होएगी मिडिल टर्म, है ना। सब्जेक्ट के अंदर मिडिल टर्म है वो पॉजिटिव तरीके से सकारात्मक रूप से प्रेजेंट होएगी, उसको अन्वय बोलेंगे। वैतरिकी का मतलब क्या होता है, वैतरिका का मतलब है नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट होएगी मिडिल टर्म सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि अपना सब्जेक्ट है, मान लो राम है, ठीक है, मान लो राम है, राम के अंदर जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म जैसे इस एम आर ये सारी है जो इनको जोड़ती है, तो राम को मिडिल टर्म क्या करेगी, पॉजिटिव तरीके से इसके साथ प्रेजेंट होएगी सब्जेक्ट के अंदर, तो उसको अन्वय बोलेंगे। अगर जो मिडिल टर्म है वो नेगेटिव तरीके से होएगी सब्जेक्ट के अंदर तो उसको बोलेंगे व्यात्रिका। व्याप्ति का मतलब क्या, यूनिवर्सल रिलेशन, किसके बीच में, मिडिल टर्म के बीच में और मेजर टर्म के बीच में।
बिल्कुल ईजी है, हद से ज्यादा ईजी, हद से ज्यादा ईजी। पेपर में पता है कैसे आएगा? पेपर में बस ये लाइन दे देंगे, पॉजिटिव प्रेजेंस है मिडिल टर्म सब्जेक्ट के बीच में, तो आप क्या लिखोगे? अब निशा मैम ने पढ़ाया हुआ है कैसे कि मिडल टर्म इन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मिडल टर्म के साथ में पॉजिटिव रिलेशन होएगा तो अनुवाया हो जाएगा, अनुवाया। नेगेटिव रिलेशन आएगा तो व्याप्ति हो जाएगी, सॉरी व्यात्रिका हो जाएगा, व्यात्रिका। व्याप्ति में क्या आएगा कि मिडल टर्म के बीच में, मेजर टर्म के बीच में अगर ये रिलेशन हो गया तो उसको व्याप्ति बोलेंगे। अनुवाया व्यात्रिकी में क्या बोलेंगे कि हम देखेंगे प्रेजेंस है और एब्सेंस है मिडल टर्म की, किन के बीच में? मेजर टर्म के साथ में। पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट भी है, नेगेटिव तरीके से भी प्रेजेंट है ना। पॉजिटिवली और नेगेटिवली रिलेटेड है किससे? मेजर टर्म से, तो उसको अन्याय व्यात्रिकी बोलेंगे। जैसे कि स्वाति का माइंड इज ए ट्री विच इज ऑलवेज लेडन विद फर्टाइल फ्रूट, दिस इज इनफेरेंस। स्वाति का माइंड है वो एक ट्री की तरह है और हमेशा क्या फर्टाइल रहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये एक मेटाफोर है। मेटाफोर आज मैंने कल करवाया था ना कम्युनिकेशन की क्लास में। स्वाति माइंड का एक ट्री, स्वाति का माइंड एक ट्री है जिसके अंदर नए नए आइडियाज है, क्रिएटिविटी है, और लैटन का मतलब फ्रूटफुल थॉट्स, उसके दिमाग में अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं, ये दिया था। तो यहाँ पर क्या हुआ? स्वाति का माइंड जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, मेजर टर्म होगी इसकी। और हाँ, हेतु क्या हो गया? इसके अंदर दिमाग में आइडिया वगैरह आते हैं, वो हो गए। मिडिल टर्म क्या है? स्वाति का माइंड आर ए, ये सारी चीज होगी। इसको अगर ना भी देखो तो इतना ध्यान रखना कि पॉजिटिव प्रेजेंस होगी मिडिल टर्म और सब्जेक्ट के अंदर तो अन्वय होएगा, नेगेटिव होएगी तो व्यात्रिका, और रिलेशन होएगा मिडिल और मेजर के बीच में तो व्याप्ति हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिवली रिलेटेड होएगी तो अन्वय व्यात्रिकी। कितना इजी सा है, बस अपने को इतना ही तो याद रखना है कि पॉजिटिव प्रेजेंस होएगी तो क्या बोलेंगे? अन्वय बोलेंगे, अन्वय। नेगेटिव होएगी तो हम व्यात्रिकी बोलेंगे, व्यात्रिकी। और अगर पॉजिटिवली नेगेटिवली स्क्यूड होएगा तो अनवाया व्यात्रिकी, है ना, यही तो बोलेंगे। ये देखो, अनवाया व्यात्रिकी। और व्याप्ति का मतलब मिडल और मेजर के बीच में रिलेशन, मिडल और मेजर के बीच में रिलेशन, उसको व्याप्ति बोल देंगे। बस सीधी सी बात है, बिल्कुल इसी है। अब पक्षाधम, पक्षाधर्मता, पाक सा साधार्मता, साधर्मता, इसको बोलते हैं पाक साधर्मता, है ना। आई कैन बी रॉन्ग इसकी प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि इंडियन लॉजिक ये फिलोसफी वाले स्टूडेंट का कंसेप्ट है ना। इन्होंने दे रखा है एंटी ने, लेकिन फिलोसफी वाले बच्चों की है ये, तो हो सकता है कि मैं रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, तो बस थोड़ा सा आप देख लेना। पक्ष, इसकी स्पेलिंग देख लो, ये पेपर में आएगी, है ना। पक्षाधार्मिता का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ मिडिल टर्म इन दी माइनर टर्म। अब ये आ जाएगा लिखा हुआ सेम ही लाइन कि प्रेजेंस होगी मिडिल टर्म की माइनर टर्म के अंदर, मिडिल की माइनर के अंदर अगर होएगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? पक्षाधर्मता बोलेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म की प्रेजेंस होएगी किसके अंदर? माइनर टर्म के अंदर, तो उसको पक्षाधर्मता बोलेंगे। ये क्या बताती है? रिलेशनशिप बताती है मिडिल टर्म का माइनर टर्म के साथ क्या रिलेशनशिप है। ये क्लास एंड होने के बाद में आप ना एक कॉपी या पेज लेना, उस पर सीधा लिख लेना कि प्रेजेंट पॉजिटिव होएगा तो सब्जेक्ट के अंदर ये होएगा, ये होएगा। बिल्कुल ईजी है, हद से ज्यादा ईजी। मैंने ये जो आपके लिए नोट्स बनाए हैं वो बिल्कुल एक एक लाइनों के बनाए हैं। जो लाइन आपके पेपर में एग्जैक्ट आती है, एग्जैक्ट लाइन्स आती है आपके पेपर में, एग्जैक्ट लाइन्स आती है आपके पेपर में। ठीक है, वो एग्जैक्ट लाइन ही आपको क्या करनी है? याद करनी है, और वो ही पेपर में पूछते हैं, इससे आपके 2 से 3 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, व्याप्ति होती है मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच में। ठीक है, डिराइव कहाँ से की जाती है? यूनिफॉर्म एग्रीगेंट एब्सेंस होगी। अब ये देखो, व्याप्ति कब आती है? जब मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच में रिलेशनशिप हो, है ना, यूनिवर्सल रिलेशन, वो व्याप्ति करवाया था ऊपर। लेकिन केवल व्यात्रिक की बोला इसने, यानी कि व्याप्ति है वो मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच में डिराइव की है, बनाई है, ताकि यूनिफॉर्म एग्रीगेट एग्रीमेंट बने। एब्सेंस अलोन यानी कि अकेलापन, तो क्या आएगा? केवल व्यात्रिकी कहलाएंगे उसको। ठीक है, केवल व्यात्रिकी क्या होता है? एक ऐसी रीजनिंग होगी जहां पर मिडिल टर्म है वो ओनली नेगेटिव रिलेटेड होगी मेजर टर्म से। अब आए समझ में? केवल व्यात्रिकी में क्या है कि मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म ओनली नेगेटिव तरीके से रिलेटेड होगी, नेगेटिव तरीके से रिलेटेड होगी मेजर टर्म से, मेजर टर्म से। ठीक है, आया समझ में?
यानी कि ये टर्म सिर्फ एब्सेंस को बताएगी, ये सिर्फ यही बताएगी कि एब्सेंस है यहाँ पर कुछ। जैसे कि ऑल नोवेबल ऑब्जेक्ट्स आर नेमेबल, कि सारे नाम लेने वाले ऑब्जेक्ट है वो सारे नाम लेने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर कुछ एब्सेंस है ना, साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर एब्सेंट है। क्या नाम नाम लेने वाला है, कौन सी चीज नेमेबल है, कुछ तो बताओ। ए वास इज ए नोएबल ऑब्जेक्ट, एक वास होता है, वास वो भी नाम लेने वाला ऑब्जेक्ट है। अब वास कौन से टाइप का है वो तो नहीं बताया ना, ठीक है। तो ये है। अब क्या कहता है कि केवल वेनियाई इन्फ्लुएंस है वो मिडिल टर्म में ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिवली रिलेटेड रहेगा मेजर टर्म से। अब ये देखो, यहाँ पर था केवल वह त्रिकी, नाम ध्यान रखना ये पेपर में आते हैं। केवल वह त्रिकी तो है नेगेटिव तरीके से रिलेटेड, लेकिन केवल अनवयी क्या है, केवल अनवयी है वो मिडल टर्म पॉजिटिव तरीके से रिलेटेड है मेजर टर्म के साथ। केवल अनवयी में क्या है, केवल अनवयी में मिडल टर्म है, मिडल टर्म वो पॉजिटिव तरीके से रिलेटेड है मेजर टर्म के साथ, ठीक है। समझ आ रहा है ना। अब केवल अनवयी क्या होता है, केवल अनवयी वो स्पेसिफिक टाइप का इन्फ्रेंस बताती है इंडियन लॉजिक में। इसमें इन्फ्रेंस का मतलब क्या, अनुमान। अनुमान का मतलब क्या है, अब देखो, अनुमान मीन ऑफ नॉलेज है, वन ऑफ द सिक्स टाइप, जो 6 टाइप के अपने अपने पास होते हैं। 6 टाइप के अपने पास होते हैं, PICKWAA। पिकवा यानी कि परसेप्शन, डायरेक्ट नॉलेज, इन्फेरेंस यानी कि अनुमान, सी का मतलब कंपैरिजन, डब्ल्यू का मतलब वर्ड पोस्टुलेशन, अर्थपत्ति, अनु वर्ड आ गया, और इसको बोलते हैं अनुपलब्ध, अर्थपत्ति, अनुपलब्धि। मैं इसको लिख के बता देती हूँ। ये अपने पास 6 होते हैं प्रमाण, 6 प्रमाण होते हैं, ये पेपर में आता है, इसकी ट्रिक से याद करा हुआ मैंने, वो भी बता दूंगी आपको। देखो, पहला होता है परसेप्शन, PICWAA, यहाँ पे लिख देती हूँ। पी का मतलब परसेप्शन, कि हम अपनी परसेप्शन से क्या लेते हैं, ग्रहण करते हैं, अपनी इंद्रियों से क्या लेते हैं। इनफेरेंस यानी कि अनुमान लगाना, इनफेरेंस यानी कि अनुमान। सी का मतलब कंपैरिजन, कंपैरिजन, ठीक है। डी का मतलब वर्ड पोस्टुलेशन भी बोलते हैं उसको, टेस्टिमोनी, सॉरी टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी बोलते हैं इसका। अर्थपत्ति, अर्थपत्ति। और ये क्या हो गया, अनुपलब्धि, अनुपलब्धि, ठीक है, अनुपलब्धि। तो ये 6 टाइप के परसेप्शन, 6 टाइप के हमारे पास क्या होता है, वैलिड मीन ऑफ नॉलेज, मीन ऑफ नॉलेज, नॉलेज के प्रमाण, ठीक है। तो उसमें से अनुमान एक है, अनुमान आपको बताया। ये कहते हैं केवल अनुवाई, क्या कहता है, केवल अनुवाई है वो इस टाइप का इन्फेरेंस है जहां पर जो व्याप्ति है, व्याप्ति यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन है, वो मिडिल टर्म का मेजर टर्म के साथ में क्या होता है, सोलली, सोलली यानी कि अकेला, अलोन होता है सिर्फ, ठीक है। एग्रीमेंट होती है प्रेजेंस के बारे में। अब यहाँ पर छोटा छोटा डिफरेंस है, देखो, केवल अनवाई, केवल अनवाई और केवल वैत्रिकी, है ना, छोटा छोटा डिफरेंस है। आप बताया ना मैंने, वैसे वैसे आप याद करना कि मिडिल टर्म मेजर टर्म के साथ में पॉजिटिवली लेकिन अकेले, सोनली क्या है, सोलली उसके साथ अटैच्ड है। तो अब समझ में आ गया। मैंने आपको सत्पत्ति पक्ष भी बता दिया, अन्वय त्रिकी, केवल अन्यायी, ये सारा समझा दिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो केवल अन्वय क्या होता है, देखो अभी हमने पढ़ा है केवल अन्वय का। चलो ऊपर चले, केवल अनवाई ये कहता है कि इस टाइप के इन्फरेंस में व्याप्ति है वो क्या होती है, मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच में आती है। केवल अनवाई में व्याप्ति है वो मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच में आएगी, मिडिल टर्म में और मेजर टर्म के बीच में आएगी, ठीक है। इनके बीच में प्रेजेंस होएगी, प्रेजेंस, अलोन या फिर सोलली, है ना। ये आ गया ना। अनवाई तरीके यानी कि पॉजिटिवली नेगेटिवली रिलेटेड है, पॉजिटिव नेगेटिव तरीके से मेजर टर्म से रिलेटेड है ना। ये हो गया केवल वह तरीकी, केवल वह तरीके अभी समझाया था आपको मैंने।
केवल वह तरीके में है कि वेयर द मिडिल टर्म ओनली नेगेटिव तरीके से रिलेटेड है, मिडिल टर्म है वो नेगेटिव तरीके से रिलेटेड है, मिडल टर्म नेगेटिव तरीके से मेजर से रिलेटेड है। हो गया ना, सारा समझा दिया। अब अपने पास एक्सेल का आता है, एक्सेल का सम नहीं करेंगे हम, मेरी मम्मी बुला रही है, मेरे को जाना पड़ेगा, बट थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो चैटबॉट है वो एग्जांपल है डिजिटल इंटेलिजेंस का, क्या सही बोल रहे हैं, और अमेजोन अलेक्सा सीरी ये एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। बताओ जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ, क्योंकि देखो चैटबॉट है वो डिजिटल इंटेलिजेंस है ना, बोट होते हैं अपने, और जो सीरी वगैरह है ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ, एडवांटेज क्या है डी रैम के स्टैटिक रैम से ज़्यादा। एक तो अपने पास डी रैम होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होती है एस रैम, ठीक है। तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या फ़ायदा है इससे इससे ज़्यादा एस रैम से, कि दे आर मच लेस एक्सपेंसिव, कम एक्सपेंसिव होती है एस रैम से, और कम पावर लेती है एस रैम से, और हायर स्टोरेज कैपेसिटी होती है एस रैम से, या फिर फास्टर होती है एस रैम से जब डाटा एक्सेस की बात आए। ये आपसे पूछा है, बताइए मेरे को। तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी सी, कि क्योंकि जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ना वो बार बार अपने आप को क्या करती है, रिफ्रेश करती रहती है, इसलिए सस्ती मिलेगी, है ना। और जो एस रैम होती है वो बार बार रिफ्रेश नहीं करती, और अब बार बार ये रिफ्रेश करेगी तो ये पावर भी ज़्यादा ले। 1 सेकेंड रुको, मम्मी बुला रही है मेरे को। ये कंज्यूम लेस पावर, कम पावर को लेगी, ठीक है, और ये इसकी हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी होगी। तो बस आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे, ओके।